वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th में साइंस के पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा जैसे पहला प्रश्न है कि जो स्नेल का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताना है। तो स्नेल के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बताया गया था कि जो साइन आई होता है अपॉन साइन आर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब किसी रंग में किसी भी रंग के प्रकाश में जो आपतन कोण की ज्या और परिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। इसी को स्नेल का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। फिर एक पेपर में आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोज बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कह रहा है कि वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसके अंदर जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल की कई परतों से होकर आता है, जिसकी डेंसिटी अलग अलग होती है। इसीलिए प्रकाश एक सीधे मार्ग से ना आके कई बार विचलित होकर आता है। इसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसकी वजह से ही याद रखना है, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिक फॉर इवोल्यूशन। ये कहता है कि जनन के दौरान जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं यही विकास का आधार है। मतलब किसी भी जीव के विकास के लिए वेरिएशन, विभिन्नताओं का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन पेपर में पूछा जाता है निषेचन कहाँ होता है, तो ये फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। महिलाओं में फिलोपियन ट्यूब होता है, वहां पे होता है। ठीक है। रेटिना भी आपको ध्यान रखना है। पेपर में आता है कि जो हमारा जो हम जो भी चीजें देखते हैं उसका इमेज कहाँ बनता है हमारे आंखों में, तो हमारे आंखों में दृष्टि पटल यानी रेटिना पे बनता है। फिर एक पर्सन आता है, ये पेपर में कई बार आया है। ये पर्सन ये है कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक व्यक्ति जिसे मायोपिक हो रखा है, मायोपिया यानी निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, उसका दूर बिंदु जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो उसकी आंखों की फोकल लेंस कितनी होगी और फिर उसको ठीक करने के लिए जो पावर ऑफ लेंस कितना होना चाहिए ताकि वो साफ देख सके। तो इसमें आपको जो ये दे रखा है 100 सेंटीमीटर, इससे आप वी ले लेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू आपका नोट डिफाइन लेने हैं इस सवाल में। मायोपिया वाले क्वेश्चन में आपको जो यू की वैल्यू नोट डिफाइन लेना है, यानी बिंब की दूरी हमारी अनंत लेना है। ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है लेंस का, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसमें फिर वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको फोकल लेंथ आ जाएगा 1 मीटर। और फिर पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आता है कि 1/f मीटर में, तो 1/1 काटने पे 1 डायोप्टर आ जाएगा। माइनस का मतलब कौन सा लेंस है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो माइनस का मतलब इसमें आपको अवतल लेंस यूज करना है, कॉनकेव लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो खाने पीने के जो सामान होते हैं वो खराब हो जाते हैं रखे रखे, तो उसे विकृत गंधिता यानी रेंसीड कहते हैं, रेंसीडिटी भी कहते हैं। और खाने पीने के जो सामान होते हैं वो खराब ना हो, तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन गैस में भरा जाता है। जैसे चिप्स वगैरह होते हैं उन्हें नाइट्रोजन गैस में भरा जाता है ताकि वो खाने पीने के सामान खराब ना हो। ठीक है। पेपर में आता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश का अपने 7 रंगों में बढ़ जाने को तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो स्कैटरिंग यानी प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या होता है, जब प्रकाश गुजरती है तो उसके मार्ग में छोटे बड़े कण आ जाते हैं। तो जो सबसे छोटे कण आते हैं वो नीले रंग को फैलाते हैं, और अगर बड़े कण आते हैं तो लाल रंग फैलाते हैं, और काफी बड़े आते हैं तो वो व्हाइट कलर फैलाते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के मार्ग में धूल, मिट्टी, कण ये सब आ जाते हैं तो प्रकाश जो होता है वो फैलने लगता है। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एक अंधेरे कमरे में जब कहीं से रोशनी आ रही हो और धूल मिट्टी उड़ा देते हैं, तो धूल मिट्टी पे टकरा के प्रकाश पूरे कमरे में रोशनी फैलाता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो पेपर में आता है कि किस रंग का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना है लाल कलर का ज्यादा होता है। ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाने को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसे प्रिज्म होता है,
लाइट आता है, इसे टकरा के 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो इसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इस 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सबसे नीचे वायलेट यानी नीला रंग बनता है और सबसे ऊपर आपका रेड बनता है। सबसे ज़्यादा एंगल पे कौन सा रंग झुकता है, तो आपको याद रखना है ब्लू, और सबसे कम पे पूछेगा तो पेपर में रेड लगाना है। मतलब कौन सा कोण पे सबसे ज़्यादा, कौन सा रंग सबसे ज़्यादा कोण पे झुकता है, तो आपको नीला लगाना है, ठीक है। अगला याद करना है कि जो मरकरी का जो ओर होता है, इसका क्या नाम है। मरकरी के अयस्क को सीना बार कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। कैसे प्राप्त किया जाता है मरकरी को, तो मरकरी जो होता है वो सल्फेट के अयस्क के रूप में होता है। इसको जब ऑक्सीजन की परिस्थिति में गर्म करते हैं तो मरकरी का ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाता है। इसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी है। अब मरकरी ऑक्साइड को फिर और गर्म करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन भी उड़ जाता है और आपका मरकरी प्राप्त हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो वो जिंक को उसके सल्फर से, मतलब उसके यौगिक से, कंपाउंड से हटा देता है और जिंक सल्फेट बनाता है और जल बनाता है। तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाता है और ये कलरलेस हो जाता है। कलरलेस क्यों हो जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट बनता है। पेपर में आता है एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट कैसे बनता है, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड को जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो आयनों के दान प्रदान से जो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और आपका जल बनता है, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला पेपर में आता है, तो NaAlO2। फिर पेपर में आता है कि किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ किडनी पाई जाती है। एक चीज और याद रखना है कि यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पास थ्रू द यूटेरस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर where it is stored until it is released through the urethra। कहता है जो किडनी से मूत्र छन्ने के बाद मूत्र मार्ग से होता हुआ ये मूत्राशय में जाके जमा होता है और यहाँ जब तक जमा होता है जब तक मूत्र मार्ग यूरेथ्रा से बाहर ना कर दिया जाए। किडनी में आपको याद रखना है एक बोमन कैप्सूल होता है जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट और वाटर को ब्लड में से छानता है, ठीक है। किडनी की एक यूनिट का इकाई का क्या नाम है, पेपर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है न्यूरॉन होता है, ठीक है। फिर एक पर्सन याद रखना है कि जो लीवर होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बीइंग। मानव प्राणी में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पेपर में पूछा जाता है, तो आपको लगाना है लीवर, यकृत है। और जो ये भी याद रखना है कि जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कैपिलरीज, इनका इनका कहाँ पे जाके एंड होते हैं, मरते हैं, तो ये जाके लीवर में ही पलीहा के पास मरते हैं, ठीक है। फिर है आपका डीसी और एसी में क्या अंतर है, तो सेल, बैटरी और डीसी जनरेटर, ये तो डीसी कहलाते हैं, डायरेक्ट करंट। इसके अंदर जो करंट की दिशा एक ही दिशा में होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एसी को अल्टरनेट करंट। इसके अंदर जो करंट होती है हर सेकंड में अपनी दिशा बदल लेती है, तो इसका एक ही उदाहरण है एसी जनरेटर। तो सेल में पेपर में पूछा जाता है सेल में किस तरह का करंट बहता है, तो वो डायरेक्ट करंट बहता है जिसकी दिशा एक ही होती है। बैटरी भी आपका डायरेक्ट करंट का ही एग्जाम्पल है। और डीसी जनरेटर डीसी होगा और एसी जनरेटर एसी ही होगा। फिर एक पेपर में क्वेश्चन आता है अमीटर किस चीज़ को नापता है, तो अमीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। वोल्ट मीटर किसको नापता है, तो वोल्ट मीटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को नापता है। गैल्वेनोमीटर किसको नापता है, तो ये ना इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यानी दिशा को बताता है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है इसको मापने वाली मशीन का क्या नाम है, यह हमारे शरीर में जो खून बह रहा है उसको नापने वाले यंत्र का क्या नाम है, उसका नाम है स्फाइगमोगैनोमीटर, स्फाइगमोगैमोमीटर। पेट में मतलब जो हमारी किडनी खराब हो जाती है तो हम कौन सी दूसरी किडनी का इस्तेमाल करते हैं, तो वह है आर्टिफिशियलरी किडनी, ठीक है। तो आर्टिफिशियलरी किडनी का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें याद रखना है WBC की फुल फॉर्म, तो वाइट ब्लड कैपिलरीज। RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड कैपिलरीज। इसके बाद हमें ये भी याद रखना है कि प्लेटलेट्स भी पाया जाता है ब्लड में, तो ब्लड में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। फिर याद रखना है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनका 120 दिनों तक जिंदा रहते हैं। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये आपका जो मतलब ये कितने दिन जिंदा रहते हैं, ये आपके लगभग 2 से 3 दिन जिंदा रहते हैं।
प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? ये रक्त का थक्का जमाने काम करते हैं, ठीक है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम यही करते हैं, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है?